आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ाम हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी यूपीएससी हो, चाहे आपके लोअर एग्ज़ाम हो, मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में यहाँ से अक्सर करके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से आपको इतना ही नहीं, आपको पर्यावरण से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा है और इसको थोड़ा सा आप सीरियसली ध्यान देना है। हम इसमें सिस्टमेटिक जो है समझाते हुए, प्रश्नों को कराते हुए पूरा चलेंगे आगे। तो ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम आपका दिया गया है। वो टॉपिक है तरंग गति एवं ध्वनि। तो आप सभी जानते हैं जैसे तरंग गति का मतलब होता है कि ये वेव मोशन के बारे में, यानी वेव मोशन और साथ में हमें साउंड पढ़ना है। तो आप सभी को पता होगा कि साउंड से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में साउंड से कहीं न कहीं यानी ध्वनि से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम चर्चा इसी पे करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले हमें अब ये समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में ध्वनि तरंग होती क्या है। तो आपको पता है कि जैसे कोई भी जो तरंग होती है, हम ध्वनि तरंग नहीं जानेंगे, यानी हमारी शुरुआत होती है तरंग गति से। तो वास्तव में तरंग है क्या चीज़, यानी वेव क्या होता है, यानी वेव मोशन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न जो विक्षोभ होती है, यानी जो किसी द्रव्यात्मक माध्यम में जो उत्पन्न विक्षोभ होता है, जो लहरें होती हैं, वही हमारी लहर जो होती है वही हमारी तरंग कहलाती है। तो अब मैंने यहाँ पे एक नाम लिया द्रव्यात्मक माध्यम, यानी द्रव्य शब्द ले लिया। तो आपको पता है कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस होता है। तो तीनों माध्यम यानी हमारी जो ये तरंग गति होती है, यानी जो तरंगे होती हैं, ये तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। इसीलिए कहा गया कि द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने का प्रोसेस ही हमारा जो है तरंग गति कहलाता है। अब सबसे बड़ा, अब यहीं से जो है इसके बाद जो है जो भी बातें आपको बताई जाएंगी, जो आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि यहीं से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी तो यही आपसे बस पूछ लिया जाता है या पूछा गया है कि वास्तव में तरंग गति जो होती है वो माध्यम में संचरण के आधार पे, जैसे देखिए जो तरंगे होती हैं वो माध्यम में संचरण के आधार पे, माध्यम में चलने के आधार पे उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो प्रकार होता है वो होता है यांत्रिक तरंगे, देखिए यांत्रिक तरंगे, और एक होती है आपकी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि जो तरंग गति होती है ये माध्यम के बेस पे 2 प्रकार की होती है, एक यांत्रिक तरंगे, एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अब हमें जानना है कि ये यांत्रिक तरंगे यानी जो मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, और ये हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में दे दिया जाता है कि निम्न में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो उसमें एक विद्युत चुम्बकीय तरंग देगा, बाकी 3 अदर दे देगा। तो ये बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यांत्रिक तरंग, यानी ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है बगैर माध्यम के। अब माध्यम क्या हो सकता है, माध्यम 3 ही हो सकते हैं, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। तो हमारे माध्यम 3 होते हैं। तो जो भी यांत्रिक तरंग होती है उसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, बगैर माध्यम के नहीं चलेगी। तो ये आपको जानकारी होगी कि वास्तव में यांत्रिक तरंगें क्या है, यानी ऐसी तरंगें जिनको संचरित होने के लिए माध्यम चाहिए। और जो हमारी जो दूसरा जो इसका जो प्रकार है वो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, यानी ये ऐसी तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए यानी संचरित होने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, माध्यम है तो भी चलेंगी, और बगैर माध्यम के, यानी जो बगैर माध्यम के चलती हैं, यानी उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको माध्यम मिले। तो ये रहा जो है। अब हम बात थोड़ा सा करते हैं यांत्रिक तरंग को, मैं इसी जगह पे छोड़ता हूँ। हालांकि यांत्रिक तरंगें हमारी वास्तव में आगे चल के ये 2 भागों में बढ़ जाती हैं, इसको इसी जगह पहले समझ लिया जाए। तो एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। जो हमारी अनुप्रस्थ तरंग होती है उसमें होता क्या है कि जो माध्यम का कण होता है ना, वो जैसे तरंगे ऐसे चल रही हैं तो उसमें माध्यम का जो कण होगा वो इसके लंबवत कंपन करता है।
तो आपसे कोई पूछेगा या आप में या प्रतियोगी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि जैसे अनुप्रस्थ तरंगें जिस मतलब जहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगें चलती हैं वहाँ पे माध्यम का जो कोण होता है ना वो ठीक चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है, तो वो हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एक होती है हमारी जो सेकेंड तरंग है, ये यांत्रिक दो प्रकार की यांत्रिक तरंगों का दो प्रकार, एक अनुप्रस्थ एक अनुदैर्ध्य। तो जो अनुदैर्ध्य तरंग हमारी होती है इसमें जो माध्यम का कण होता है यह जो है तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करता है, यानी उसके अनुदिश ही कंपन करता है। इसमें क्या होता है कि विरलन और संपीड़न होता है, इसमें विरलन और संपीड़न होता है। जैसे हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बार बार पूछा जाता है कि ध्वनि क्या है, यानी ध्वनि क्या है। तो ध्वनि वास्तव में देखा जाए तो एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक में भी कौन है, अनुदैर्ध्य। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है कि ध्वनि तरंग है तो उसमें दिया रहेगा अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग और कुछ और दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है, आप बताएंगे जो हमारी ध्वनि है जो साउंड है वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है, यानी ध्वनि हमारी एक अनुदैर्ध्य तरंग है। यानी इसमें क्या होता है कि ध्वनि में विरलन और संपीड़न होता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है। अगर कुछ नहीं पूछा जाता है तो ये अक्सर अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि ध्वनि कौन सी तरंग है। तो ध्वनि हमारी अनुदैर्ध्य तरंग है, ना कि अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य जिसमें विरलन संपीड़न होता है, जिसमें जो जब ध्वनि चलती है तो जिस दिशा में ध्वनि चलती है उसी दिशा में माध्यम का कण भी चलता है। और यहाँ पे क्या होता है कि माध्यम का कण लंबवत कंपन करता है। ठीक है, जैसे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण अगर देखना हो तो जैसे मान लीजिए कोई तालाब है और तालाब में पानी भरा है, आप उस पर एक पत्थर का टुकड़ा मार दिए तो आपकी लहर तो ऐसे चलती है, लेकिन जो माध्यम का कण होता है वो ठीक जो पानी का कण होता है वो अपने जगह पे टकरा के लंबवत कंपन करता है। ये माध्यम का कण लंबवत कंपन करता है। तभी तो आप देखते हैं कोई प्लास्टिक की कार्क होती है तो कोई पत्थर का टुकड़ा मारिए तो अपने जगह पे ऐसे 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 कंपन होता है। कहने का मतलब अनुप्रस्थ में लंबवत कंपन होता है, अनुदैर्ध्य में जो है अनुदिश कंपन होता है। तो चलिए ये तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब थोड़ी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। हालांकि हम साउंड को बात करने वाले थे तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं। अब हमें ये पता चला कि हमारी जो तरंग होती है वो दो प्रकार की होती है। एक हमारी यांत्रिक होती है, एक होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ होती है, एक अनुदैर्ध्य होती है, जिसमें ध्वनि हमारी एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अब ध्वनि के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको लेना है जो हम आपको चल के अभी आगे इस पर बात करेंगे। अब हम लोग चले आते हैं जो दूसरा प्रकार है विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो है अब आता है परीक्षा में कौन ऐसी तरंगें हैं जो बगैर माध्यम के भी चलती हैं या जिन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी तरंगें हैं, लेकिन मैंने कुछ प्रमुख तरंगों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, हम उसी पे चर्चा करेंगे और उसी से तत्संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग में अगर हम बात करें तो गामा किरणें की तो आप सभी जानते हैं। सबसे पहले तो यही पूछ दिया गया है कि आखिरकार जो है गामा किरणों की खोज किसने किया था, तो आपको पता है हेनरी बेकुरेल ने किया था। तो गामा किरणों के खोजकर्ता का नाम आएगा तो आप बेकुरेल मारेंगे, बेकुरेल ने किया था, बेकुरेल साहब ने। अब गामा किरणें है क्या चीज़, आपको पता है कि गामा किरणें जो होती हैं चाहे अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, आपको पता है कि जो गामा किरणें होती हैं वो आपकी जो है रेडियो एक्टिव किरणें हैं। रेडियो एक्टिव किरणों में इनकी गिनती होती है। गामा किरणें जो होती हैं आपको पता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली होती है, इसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यह एक जो है यूँ कहा जाए कि यह 1 मीटर जो है अगर एल्युमिनियम की अगर दीवार है तो उसको भी भेद देगी, मतलब आर पार हो जाएगी। तो ये गामा किरणें हैं। गामा किरणें की खोज बेकुरेल ने किया था। तो ये अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि गामा किरण क्या है तो आप बताएंगे गामा किरण जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। गामा किरण हमारी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब बात करते हैं एक्सरे की, एक्सरेज की। और एक्सरेज के बारे में आप बहुत चिरपरिचित हैं कि एक्सरे के द्वारा जो है जब कोई भी फ्रैक्चर होता है या कोई हड्डी टूट जाने पर आप देखते हैं हम एक्स किरणों का प्रवेश करा करके उसका हम एक जो है एक दृश्य खींच लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही कई बार परीक्षा में पूछा गया कि एक्सरे जो किरणें होती हैं इसके खोजकर्ता कौन है, तो रोजेंटन है। तो आपको रोजेंटन को ध्यान में रखना है कि एक्स किरणों के खोजकर्ता रोजेंटन है। अब एक्स किरणें
जो होती हैं इनका यूज क्या है, तो आपको पता है कि इसका यूज आप सभी जानते हैं कि जो मतलब जो हड्डी वगैरह या शरीर के अंदर जो अंतरांग हैं यानी खास करके हड्डियाँ, तो हड्डी का हम एक्सरे का प्रवेश करा के वो ये मतलब टूट फूट की चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो बात हो रही है गामा किरण हो गए, एक्स किरण। ये गामा किरण है, एक्स किरण, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इनको चलने के लिए माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं है, बगैर माध्यम के चलते। अब आगे जो बात होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका बहुत सारे कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वो है पराबैंगनी किरणें। आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट रेज। अब थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं हम अल्ट्रावायलेट रेज। देखिए जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। और आपको पता है कि ये किरणें सूर्य के प्रकाश में, जो सूर्य का प्रकाश जो आता है सनलाइट में, ये किरण भी हमारी मौजूद होती है, जो आपको पता है कि यह जीव जगत के लिए काफ़ी हानिकारक है। आपको पता है कि इन पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम जो करती हैं वो आपकी जो है ओजोन परत करती है। ओजोन लेयर जो समताप मंडल में स्थित होती है, यह जो है सूर्य के साथ आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण ये पृथ्वी पर नहीं आने पाती है। और अगर ये पृथ्वी पर आती तो बहुत त्वचा कैंसर जैसी भयावह बीमारी को जन्म देती। तो इसलिए यह पराबैंगनी किरण जो है, यह अल्ट्रावायलेट रेज वास्तव में यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब देखिए इसका हम यूज कहाँ करते हैं। अब इस तरंग का यूज भी होता है, जो पराबैंगनी किरण है, ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा गया। जैसे अदृश्य लिखाई, यानी ऐसी लिखावट जो हमारी नग नाखों से नहीं दिखाई पड़ी, धुंधली सी हो गई है। तो ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि अदृश्य लिखाई को देखने के लिए हम किस किरण का प्रयोग करते हैं। तो आप ध्यान देना, अल्ट्रावायलेट रेज इसी पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा गया है, आप देख रहे हैं नकली दस्तावेज। अगर कोई नकली दस्तावेज है या अदृश्य कोई लिखाई है, या जो है अंगुलियों का निशान, जैसे अंगुली का निशान है, जैसे कोई अंगूठा लगाया है, वो फिंगरप्रिंट है। तो जैसे फिंगरप्रिंट का पता लगाने के लिए हम पराबैंगनी किरणों के द्वारा ही हम अंगुलियों के निशान का पता करते हैं। तो ये इसके यूज हैं, ये यूज ही बहुत ज़रूरी जानना है कि इसके यूज क्या हैं, इसके इस्तेमाल क्या हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये जानना है कि ये कौन सी किरण है, यह वेव है, यह तरंग है, तो कौन सी तरंग है, यांत्रिक है कि विद्युत चुंबकीय। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब चलो इसी अल्ट्रावायलेट में देखिए एक बहुत बड़ा जो सुपर टेट, यूपी टेट के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, वो ये है कि जैसे यहाँ पर लिखा गया अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, यह पराबैंगनी किरण जो होती है, यह भी 3 प्रकार की होती है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। तो एक चीज़ ध्यान देना कि जो अल्ट्रावायलेट ए हमारी होती है ना, वो अल्ट्रावायलेट ए जो होती है, तो वो क्या होता है कि ये जो है ओजोन लेयर द्वारा यह अवशोषित नहीं हो पाती है, यह पृथ्वी पर आती है। समझ बात आ रही है। और यह हानिकारक नहीं होती है, उतना खतरनाक नहीं होती। फिर जो अल्ट्रावायलेट बी होती है, इसका कुछ अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है, कुछ अवशोषण नहीं हो पाता है, जो पृथ्वी पर आती है। और आने के बाद यह भी उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं है। लेकिन जो अल्ट्रावायलेट सी है, इसका पूरा अवशोषण जो होता है वो ओजोन लेयर द्वारा हो जाता है, यानी कर लिया जाता है, यह पृथ्वी पर नहीं आने पाती, और यही सबसे हानिकारक है। यानी अल्ट्रावायलेट सी कभी भी एग्जाम में आएगा कि सबसे हानिकारक कौन अल्ट्रावायलेट होती है, रेज होती है, ए की बी की सी। तो आप मारेंगे अल्ट्रावायलेट रेज जो सी होती है, यह मानव के लिए सर्वाधिक हानिकारक है, यानी मानव जीवन के लिए सर्वाधिक हानिकारक है। लेकिन इसका अवशोषण आपको पता है कि जीवन रक्षक, अब आता है परीक्षा में कि जीवन रक्षक छतरी किसे कहा जाता है। ओजोन परत को जीवन रक्षक छतरी कहा जाता है, क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है। तो ये सारी चर्चाएं पराबैंगनी किरणों के बारे में हुई। अल्ट्रावायलेट रेज का काम होता है नकली दस्तावेज का पता लगाना, अंगुलियों के निशान का पता करना, अदृश्य लिखावट का जानकारी कर लेना, ये सारे काम हो गए। और ये इसका डिक्लेयर। अब आगे बढ़ते हैं कि दृश्य प्रकाश। यानी दृश्य प्रकाश का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रकाश जो हम जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। तो ये दृश्य प्रकाश जो होता है, यह भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा अवरक्त किरणों की।
ये अवरक्त किरणें होती हैं। इसमें देखिए चर्चा तो और ज़्यादा करने की थी कि इनके रेंज क्या हैं, इनका जो है तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आयाम, तो ये इतना समय नहीं हमारे पास है, लेकिन हम यहाँ से बस ज़रूरत की चीज़ों को आपको बता दे रहे हैं। तो जो अवरक्त विकिरण होती है, अवरक्त विकिरण में क्या होता है कि यह जो है कुहरे व धुंध में दिखाई पड़े। ध्यान देना, जो अवरक्त किरणें होती हैं, यह अगर कोहरा है और धुंध है तो उसमें भी ये दिखाई देने वाली जो है किरणें होती हैं। आपको पता है कि जो हमारी जो टीवी होती है उसका जो रिमोट कंट्रोल होता है, उसके रिमोट कंट्रोल में जो रिमोट कंट्रोल होता है उसके अंदर से जो रेज निकलती है वो अवरक्त विकिरण ही होती है। और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि इन अवरक्त विकिरणों में एक लाल रंग जो होता है वो दिखाई देता। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कुहरा हो चाहे धुंध हो, इसमें ये किरण जो अवरक्त किरण होती है ये दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल, और इसका रिमोट कंट्रोल में कभी परीक्षा में आया कि ये आया भी है कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में किन किरणों का प्रयोग होता है, तो आप याद रखेंगे अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है। अब एक अगली जो किरण है जिसको कहते हैं सूक्ष्म किरण, जिसको कहा जाता है माइक्रोवेव्स। तो ये जो माइक्रोवेव्स है, इस माइक्रोवेव्स का जो यूज कहाँ होता है, इस माइक्रोवेव्स का जो सूक्ष्म किरणें हैं, इस सूक्ष्म किरणों का उपयोग जो है विमान के संचालन के लिए रडार में किया जाता है। जैसे जो हमारे विमान का जो संचालन आपको पता है रडार द्वारा होता है, और जो रडार से के द्वारा जो रेज निकलती है जिसके द्वारा वायुयान कंट्रोल किया जाता है, तो वो माइक्रोवेव्स होती है, यानी हम माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। एक और माइक्रोवेव एक और है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, जो वायरलेस द्वारा, यानी जो वायरलेस तार, जो वायरलेस के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है, यानी जहाँ पे हमारा कोई माध्यम नहीं है लेकिन वहाँ पर भी हम जो है बात कर लेते हैं, तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है माइक्रोवेव्स का। यानी माइक्रोवेव्स का प्रयोग वायरलेस कम्युनिकेशन में और विमान के संचालन में होता है। अब एक बात करते हैं नीचे रेडियो किरण। यह जो रेडियो किरण है, यानी जिसको कहा जाता है रेडियो वेव्स, इसका प्रयोग जो है ना रेडियो एवं दूरदर्शन के संचार प्रणाली में होता है। यानी जितना भी उपग्रह, यानी जो हमारे जो दूरसंचार उपग्रह हैं वहाँ से जो भी हम जैसे अपने टीवी चैनल के माध्यम से कोई भी सूचना एकत्रित कर पाते हैं या चलचित्र देख पाते हैं, तो उन सब में इन रेडियो किरणों की ही भूमिका होती है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारी ये विद्युत चुम्बकीय तरंग, पुनः मैं रिवीजन कर रहा हूँ कि विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी ऐसी तरंगें होती हैं, यानी ऐसा वेव होती है जिसको चलने के लिए माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बगैर माध्यम के चलती हैं। और ये जितना भी मैं यहाँ पे नाम आपको लिया हूँ, ये सारी तरंगें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो किरणें, ये सारी किरणें हैं जो माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये यहाँ पे तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में खास करके यही तरंगें आती हैं जिनकी मैंने चर्चा कर दिया, और प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, लगभग उन क्वेश्चनों की भी मैं चर्चा कर दी हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात करेंगे पूरा हम साउंड के ऊपर। साउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होनी है। साउंड के ऊपर अब तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चनों पे बात करेंगे। तो फिर बढ़ते हैं। तो आपको पता है जो हमारी ध्वनि है, ध्वनि क्या है, तो आप बताएंगे ध्वनि एक जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी यूं कहा जाए कि यह एक पहली बात तो यह एक यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग में भी कौन तरंग है, अनुदैर्ध्य। तो आपसे परीक्षा में यही पूछा जाता है ध्वनि कौन तरंग है, तो आप टिक करेंगे ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। अब ध्वनि का प्रकार देखा जाए तो ध्वनि क्या होता है कि ध्वनि के द्वारा ही हम मतलब अपनी आवाज़ को साउंड को जो है ना उसकी आवृत्ति के बेस पे 3 प्रकार में बांट दिया गया। एक होता है श्रव्य तरंगें, एक है आपकी अपश्रव्य तरंगें, दूसरी श्रव्य तरंगें, तीसरी पराश्रव्य। देखिए अपश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है, देखिए आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है, या उसे कंपन प्रति सेकंड कहते हैं। और कंपन प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में जो कंपन होता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो। जैसे कोई वस्तु है वो कंपन करने वाली है, तो 1 सेकंड में जितना वो कंपन कर लेती है वही उसका आवृत्ति मानी जाती है। तो आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड या आपका हर्ट्ज होता है। तो जिस तरंग की जो है मतलब ध्वनि जो हमारे कान को सुनाई देती है, कहने का मतलब जिस ध्वनि
की तरंग जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से भी कम की होती है, यानी जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। ये तरंगें हमारे मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती हैं। श्रव्य का मतलब ऐसी तरंगें जिसको इंसान सुन सकता हो। तो श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति का रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। और अगली होती है तीसरी पराश्रव्य तरंग, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसको हमारा कान सुन नहीं पाता। तो श्रव्य का मतलब जो कान को सुनाई दे, पराश्रव्य जो न सुनाई दे, अपश्रव्य। तो हमारा जो मनुष्य का कान है वो केवल श्रव्य को सुन पाता है, बाकी ऊपर और नीचे इनको नहीं सुन पाता। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि जैसे अब इन तरंगों से जो संबंधित क्वेश्चन अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में आए उनकी बात कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है आपको ये नहीं पूछा जाता कि इनका रेंज लगभग क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा इनके यूज पूछे जाते हैं। तो आप बात कर लेते हैं कि अपश्रव्य तरंगों का जो यूज है ना, जैसे जो आपने देखा है जो भूकंप और सुनामी आता है, तो वो जब भूकंप और सुनामी आता है तो वहाँ से भी वेव्स निकलती हैं, और वो वेव्स निकलती हैं लेकिन वो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती। इसलिए नहीं सुनाई देती कि वे जो तरंगें होती हैं वो अपश्रव्य की कैटेगरी में आती हैं, यानी उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो अपश्रव्य तरंगों में भूकंप के समय पृथ्वी से निकलने वाली जो तरंगें होती हैं वो होती हैं। अब इनमें जैसे बात कर लेते हैं, जैसे जो गैंडा होता है वो 5 डेसिबल तक की ध्वनि को निकालता भी है और 5 डेसिबल तक की ध्वनि को सुन भी सकता है, यानी वो अपश्रव्य तरंग निकालता भी और सुनता भी। इसी तरीके से कभी कभी आप देखते हैं कि कुत्ते जो होते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप कुत्ते जो होते हैं तो पैर दबा के जो है, मतलब लाख पैर दबा के आप चलो कोशिश करो, लेकिन फिर भी वो जो है आपके पैर की धमक की आवाज़ को सुन जाते हैं और हम नहीं सुन पाते, इसलिए कि कुत्ते का कान भी अपश्रव्य तरंगों को सुन लेता है। ये चीज़ हो गया। अब आइए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, तो वो है आपका पराश्रव्य तरंगें। तो देखिए पराश्रव्य तरंगों का सबसे बड़ा जो प्रयोग है वो जानना है। पराश्रव्य मतलब जिसकी आवृत्ति 20,000 से ज़्यादा हो, जो हमारे कानों को न सुनाई दे। तो सबसे बड़ा काम होता है संकेत भेजना का काम। अगर कोई संकेत भेजना होता है तो इन तरंगों के द्वारा भेजा जाता है। दूसरा, जैसे हमारा जो कोई उद्योग के जो कल कारखाने होते हैं, जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, उनमें कालिख या जंग लग जाता है, तो उनके कालिख या जंग को छुड़ाने के लिए हम इतना तेज़ी के साथ इस तरंग, बहुत तेज़ साउंड होता है, इतना तेज़ साउंड करते हैं पराश्रव्य तरंगें कि वो पूरे कालिख या वो जंग अपने आप आवाज़ के द्वारा छूट जाते हैं। तो कहने का मतलब उद्योग धंधों में जो है इस तरंग का प्रयोग किया जाता है, मशीन के कल पुर्जों में साफ़ सफाई करने में। समुद्र की गहराई, जो बहुत समुद्र की गहराई का पता लगाना होता है, तो हम वहाँ पे पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। वो जाती हैं, वो वहाँ से जैसे ही ऊपर से पराश्रव्य तरंग छोड़ेंगे समुद्र की तली में जाएगी, और जहाँ पे जिस वस्तु से वो टकराती है, जहाँ से वो टकराएगी, वहाँ से पता चल जाता है कि ये इतना दूरी पे जाके टकराई है। तो वहाँ से हम उसकी गहराई का पता, यानी समुद्र की गहराई का पता लगाना। कृषि के क्षेत्र में कीड़े को मारने के लिए, जैसे कभी कभी खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी इस साउंड का प्रयोग करके इतना तेज़ी के साथ साउंड किया जाता है कि ये पूरे जो कीड़े होते हैं साउंड के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्डियोलॉजी। जैसे आपने ईसीजी कराते हैं आप, हृदय की गति, जैसे जो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब हृदय, तो जो हृदय की गति के लिए जो है, जो हृदय की जो चिकित्सक, जो डॉक्टर लोग होते हैं, वो ईसीजी में जो है इस तरह का प्रयोग, मतलब जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं कार्डियोग्राफी में, हम जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद देखिए पराश्रव्य ध्वनि सूचकांक, ये बड़ी चीज़ है, ये है। तो ज़रा ध्यान देना, मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, आपने सुना है मतलब जैसे अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड में यही तरंग होती है, पराश्रव्य तरंगें होती है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है। तो ये आपकी जो अल्ट्रासाउंड में इसी तरंग का उपयोग किया जाता है, जिसकी आवृत्ति 20,000 से ज़्यादा होती है। और अल्ट्रासाउंड में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब लिया जाता है। और एक चीज़ आप जानते हैं कि यकृत हो, लीवर हो, गर्भाशय, और साथ में देखते हैं भ्रूण की जाँच करना। तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम भ्रूण की जाँच भी करते हैं। तो यही जो साउंड का प्रवेश करा करके इन जो है जैविक अंगों का दृश्य प्राप्त कर लिया जाता है इन यंत्रों के द्वारा, ठीक है।
तो यानी लेकिन उसका जो मेन जो 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 आपकी तरंग प्रवाहित होती है वो आपकी पराश्रव्य तरंग ही होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग गुर्दे की पथरी, जैसे अगर गुर्दे में कोई पथरी हो जाती है तो उसको बारीक कणों में तोड़ने की बात होती है, तो गुर्दे की पथरी के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो रेज जब जाती है तो उसको बारीक कणों में तोड़ देती है और यह मूत्र के द्वारा यह जो है आपका पथरी बाहर निकल जाता है। फिर जीवाणुओं का नाश करना, जैसे कोई किसी चीज़ में मान लीजिए दूध ही है, उसमें बैक्टीरिया हो गया तो इस रेज के द्वारा उसको नष्ट किया, मतलब जीवाणुओं का नाश करने में। और सबसे ज़्यादा गठिया के उपचार में, तो कई बार यह भी है कि भाई गठिया के उपचार में किस तरंग का प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य का, श्रव्य का, अपश्रव्य का, तो आप बताएंगे पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। कुछ जंतु जैसे चमगादड़, कुत्ता और डॉल्फिन, देखिए एक जैसे आप चमगादड़ के बारे में जानते हो तो चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगों को निकालती है। जब वो रात में जब वो अपने तरफ से अपने मुंह से वो पराश्रव्य तरंग निकालती है, उसकी इतनी तेज आवाज़ होती है, इतना तेज़ी के साथ साउंड करता है कि जैसे ही अगर उसके रास्ते में कोई अवरोध आता है तो उससे टकरा कर तुरंत ध्वनि वापस आती है और वो अपना मार्ग बदल लेता है। तो कहने का मतलब अगर कभी भी परीक्षा में आ गया है कि चमगादड़ के द्वारा जो निकलने वाली ध्वनि है वो कौन सी ध्वनि वो निकालता है, तो वो पराश्रव्य ध्वनि निकालता है। इसी वजह से चमगादड़ को रात में दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो जो है उड़ लेता है, चल लेता है। जैसे उसके रास्ते में कोई अवरोध आएगा, जैसे ही आएगा वो इतनी तेज के साथ साउंड निकलती है कि वो टकरा के वापस आएगा और फिर वो अपना मार्ग बदल लेता है। ऐसा ही हाल कुछ कुत्ते का भी है, यानी कुत्ते भी जो है पराश्रव्य तरंगों को सुन पाते हैं, और जैसे डॉल्फिन, मछली भी यह भी सुन लेती है, लेकिन चमगादड़ भी इस तरंग को सुन लेता है और ये उत्पन्न भी करता है। ठीक है, तो चमगादड़ के द्वारा जो उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि होती है वो पराश्रव्य, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अब कुछ थोड़ा साउंड से संबंधित और बातों को जानते हैं। फिर इतना, अब देखिए ध्वनि क्या है, तो ध्वनि के बारे में देखा जाए तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ध्वनि एक जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी अनुप्रस्थ नहीं होती, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अब सबसे बड़ी ये चीज़ कि हमारी जो ध्वनि होती है तो ध्वनि में चाल होती है। तो जो हमारी कब यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि ध्वनि की चाल किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो जो हमारी जो ध्वनि की चाल होती है, पहली बात तो दाब का, यानी इसके ऊपर ध्वनि की चाल का गैसीय दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ध्वनि की चाल का दाब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ध्वनि की चाल का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ध्वनि की चाल का ताप के साथ सीधा संबंध है। अगर जो है ताप बढ़ता चला जाएगा, अगर आप ताप बढ़ाते चले जाएंगे तो ध्वनि का चाल भी, यानी ध्वनि का वेग भी बढ़ता चला जाएगा। यानी जो ध्वनि की चाल होती है वो ताप के डायरेक्ट होती है, ताप बढ़ता जाएगा। अब आप एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक तीसरी चीज़ ज़रा समझ लें, और ध्वनि की चाल जो होती है ना वो घनत्व के ठीक उल्टा होती है, यानी ध्वनि की चाल घनत्व के उल्टी होगी, यानी व्युत्क्रम होती है। अगर घनत्व ज़्यादा रहेगा तो ध्वनि की चाल जो है कम हो जाएगी, और अगर जिसका घनत्व जो है कम है तो वहाँ ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। तो आप इसीलिए आप देखते हैं कि आता है कि क्या कारण है, कि देखते हैं अगर वायुमंडल में अगर आर्द्रता है यानी नमी है तो उसमें ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है, और अगर वायुमंडल अगर आसमान साफ है, शुष्क है, तो ऐसे में ध्वनि की चाल कम हो जाती है। तो ज़रा इस चीज़ को समझना आप। सबसे बड़ी बात यह है कि ध्वनि की जो चाल होती है वो घनत्व के क्या होती है, घनत्व के व्युत्क्रम होती है, उल्टा होती है। घनत्व ज़्यादा रहेगा तो ध्वनि की चाल जो है कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जब आर्द्रता, देखिए आर्द्रता बढ़ने पर, जैसे अगर वायुमंडल में आर्द्रता है तो आर्द्रता जब अधिक है वायुमंडल में तो इसका मतलब कि वायुमंडल का घनत्व कम है। जब आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडल का घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। जब घनत्व कम हो गया तो ऑलरेडी जो है ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो है जो ध्वनि जो आर्द्र जो है, आर्द्रता वाले मौसम में ध्वनि की चाल शुष्क मौसम की अपेक्षा अधिक होती है। यानी जब मौसम आर्द्र होता है तो उसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है शुष्क मौसम की अपेक्षा। एक चीज़ और है कि जो ध्वनि की चाल होती है वो डायरेक्ट जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि की चाल का आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फ्रिक्वेंसी के वजह से ध्वनि की चाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्वनि की चाल का फ़र्क अगर पड़ेगा ध्वनि की चाल का तो 3 पे, एक तो ताप पे पड़ेगा, दाब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ताप बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, और एक तो घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल घटेगी। यहाँ उल्टा है, मतलब यूँ कहा जाए कि जो जो चाल है वो डायरेक्ट है टी के, और यही चाल डायरेक्ट है 1/d के, ये चीज़ है। तो ये रहा
अब देखिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात निकल के आने वाली है वो ये कि ध्वनि के लक्षण। देखिए ध्वनि के लक्षण में सबसे बड़ी बात है कि ध्वनि में 3 तरीके का गुण पाया जाता है या 3 लक्षण होते हैं। तो वो सबसे पहला लक्षण जो होता है ध्वनि की तीव्रता का, दूसरा होता है तारत्व का, तीसरा होता है गुणता का। तो जो तीव्रता होती है, जरा ध्यान दें, जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो ध्वनि का आयाम, देखिए ध्वनि की तीव्रता डायरेक्ट ध्वनि के आयाम पे डिपेंड करती है। यानी आयाम जितना बड़ा होगा ध्वनि का आयाम, यानी ध्वनि का रेंज जितना ज़्यादा होगा उसकी तीव्रता भी ध्वनि की उतनी ही अधिक होगी। यानी ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो ध्वनि की तीव्रता आयाम के अनुक्रमानुपाती हुई, जिस ध्वनि का आयाम ज़्यादा होगा वो ध्वनि की तीव्रता भी ज़्यादा होगी। और दूसरी बात करते हैं तारत्व की। तारत्व यानी सुर यानी तारत्व, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो तारत्व डायरेक्ट आवृत्ति पर डिपेंड करता है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसका तारत्व भी ज़्यादा होगी, जिसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका तारत्व ज़्यादा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं की आवाज़ सुरीली होती है, पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। महिलाओं की आवाज़ सुरीली होने का मतलब कि उनके जो स्वर तंत्र होते हैं उनके द्वारा जो निकलने वाली जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने का उसका तारत्व अधिक हो। तो महिलाओं की आवाज़ का तारत्व ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। और पुरुषों की अपेक्षा पुरुषों की में उतना ज़्यादा जो है तारत्व उनमें नहीं होता, जिसके कारण उनकी आवाज़ मोटी होती है। तो ध्वनि का मोटा या पतला होना इस तारत्व पे डिपेंड करता है, इस चीज़ को ध्यान देना। एक गुणता ध्वनि के द्वारा, अब देखिए गुणता का क्या काम है। तो गुणता के द्वारा, ध्वनि की गुणता के द्वारा समान तीव्रता, अगर कोई समान तीव्रता और समान तारत्व वाली कोई आवृत्ति है तो उनमें डिफरेंस करने का काम किसके द्वारा होता है, इसी गुणता के द्वारा होता है। जैसे यह प्रश्न कई बार आया है कि एक जगह बांसुरी भी बज रही है और सितार भी बज रहा है, दोनों की तीव्रता और उनका जो तारत्व दोनों समान है, यानी कहने का मतलब उनकी आवृत्ति और आयाम समान है। इसके बावजूद भी वो कैसे पता चलेगा कि ये बांसुरी की आवाज़ है, वही तो वो गुणता के वजह से, यानी गुणता के आधार, यानी गुणता जो है भेद करने का काम करता है। अगर तीव्रता और तारत्व तो सेम है तो गुणता के द्वारा जो है हम ध्वनि का भेद कर लेते हैं। जैसे अगर 10 लोगों के बीच में भी हम जिस व्यक्ति की आवाज़ अगर सुने हुए हैं, अगर 10 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की आवाज़ हम पहले से सुने हुए हैं तो उसको हम बड़े आराम से उसकी गुणता के आधार पर बता देते हैं कि इस समय फला व्यक्ति बात कर रहा है, उसकी आवाज़ को हम पहचान लेते हैं। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। और इसमें देखिए एक आता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब जैसे ध्वनि का किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस लौटना। तो यहाँ से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न आया है कि आखिरकार परावर्तक तल से जो ध्वनि है, ध्वनि का जो स्रोत है और जो परावर्तक तल है जहाँ से ध्वनि को टकरा के वापस आना है, उसके बीच मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो वो 16.6 मीटर, याद रखना है आपको कि वो मिनिमम दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए, या उसको कहीं कहीं 17 मीटर दिया होता है। तो 16.6 या 17 मीटर आपको याद रखना है। फिर देखिए अब बात यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए बात और ध्वनि पे होने जा रही है। तो ध्वनि का देखिए, ध्वनि के ऊपर WHO ने अपनी एक रिपोर्ट दिया है। तो WHO ने ये बताया है कि जो 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, यह सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अनुकूल है। यानी आप जिस परिवेश में रहते हैं उसमें आप 45 डेसिबल की ध्वनि अगर आपके आजू बाजू में है, सुनाई दे रही है, तो इससे यह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अनुकूल है। आपका शरीर के ऊपर इसका कोई कुप्रभाव नहीं। लेकिन उसी में बताया जाता है कि यदि 75 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि, WHO ने कहा कि अगर आप ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहाँ की ध्वनि 75 डेसिबल से ज़्यादा है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, यानी वो स्वास्थ्य के लिए खतरा है। और जो 85 डेसिबल की ध्वनि को शोर घोषित किया गया कि अगर आप 85 डेसिबल की ध्वनि जो है अगर, तो वो शोर में आएगी, वो शोर है। और आपको पता है कि 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है एक तरीके से प्रतिबंधित ध्वनि होती है। और अगर आप लगातार 85 डेसिबल से एबव की ध्वनि के बीच रहते हैं, यानी 85 से 90 डेसिबल की ध्वनि प्रतिबंधित है। ये कई बार परीक्षा में आता है कि मतलब कितना डेसिबल की ध्वनि को प्रतिबंधित किया गया है। तो 85 डेसिबल से एबव की जो ध्वनि है, या 80 या तो 80 डेसिबल भी दे सकता है, 85 डेसिबल भी दे सकता है। 85 से 90 डेसिबल के बीच की ध्वनि प्रतिबंधित ध्वनि ये आ सकता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं
कि देखिए अगर आप जो है ध्वनि पर, अब अगर आप 85 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि में रहने तो इसका मतलब आपके साथ ध्वनि प्रदूषण है। तो ध्वनि प्रदूषण से होने वाली 2 प्रमुख बीमारियों का नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वो प्रमुख बीमारियां हैं जिनमें पहले बीमारी का नाम है पागलपन और दूसरी बीमारी का नाम है बहरापन। तो ध्वनि प्रदूषण से होने वाली जो 2 बीमारियाँ हैं उनमें एक का नाम पागलपन और दूसरे का नाम बहरापन। ये 2 बीमारियों का जन्म होता है। एक चीज़ और है कि ये एक टेट एग्ज़ाम में एक बार ये प्रश्न आया हुआ था कि जो पत्तियों की सनसनाहट है, जो पत्तियां हमारे आजू बाजू में जब सनसनाती हैं, हवा चलती है तो वो हिलती है, उनकी सनसनाहट होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों के कान को सुनाई नहीं देती है। तो उसका जो ध्वनि का डेसिबल होता है वो कितना होता है? तो पत्तियों के सनसनाहट की जो ध्वनि होती है वो 10 डेसिबल होती है। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है कि पत्तियों के सनसनाहट की ध्वनि 10 डेसिबल होती है। और एक चीज़ ध्यान देना कि आप देखते होंगे कि जो सड़कें होती हैं या जो सड़कें होती हैं उनके दोनों तरफ वृक्ष लगाए जाते हैं। इस वृक्ष के लगाए जाने का कारण क्या है? तो आपको पता है कि वृक्ष के लगाए जाने का एक बहुत बड़ा एक कारण यह है, ध्वनि प्रदूषण को लेकर है कि जो वाहनों की जो आवाज़ें होती हैं, यानी वाहनों के टायर की आवाज़, चाहे साउंड की आवाज़, ये सारी आवाज़ें जो है पत्तियों से टकरा करके बहुत कम हो जाती हैं, जिसके द्वारा ये एक तरीके से देखा जाए तो ये ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। तो यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ग्रीन मफलर क्या है। ग्रीन मतलब हरा, मफलर माने गमछा बांधने वाला। तो ये ग्रीन मफलर क्या होता है? तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? यह कई बार पूछा गया है। तो आप बताएंगे ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यानी जो सड़क के किनारे जो वृक्ष लगाए जाते हैं, ये वृक्ष जो है ध्वनि को जो है क्या करते हैं कि उससे टकरा करके बहुत कम हो जाती है, यानी ध्वनि को रोकने का काम करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं। तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये कई बार पूछा गया। ग्रीन मफलर क्या है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। पत्तियों की सनसनाहट कै डेसिबल होती है? 10 डेसिबल होती है। कितना डेसिबल्स की ध्वनि प्रतिबंधित है? तो 85 डेसिबल की ध्वनि प्रतिबंधित है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ध्वनि से संबंधित बहुत सारी बातें हो गई। आपने देखा कि तरंग गति क्या है। तरंग गति के 2 प्रकार आपने देखा। यांत्रिक में आपने अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य देखा। फिर अनुदैर्ध्य में मैंने आपको ध्वनि के बारे में पूरी चर्चा की। ध्वनि श्रव्य, पराश्रव्य, अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य, अपशब्द के उपयोग क्या हैं। फिर इसके बाद ध्वनि की चाल क्या है, ध्वनि की चाल से संबंधित क्या क्या बातें हैं। फिर मैंने बताया कि ध्वनि के लक्षण क्या हैं। तो तीव्रता है, तारत्व है, गुणता है, इन सब के बारे में चर्चा हुई। फिर आप प्रतिध्वनि के बारे में आपने चर्चा किया। फिर अब WHO की रिपोर्ट आपने देखा। फिर आप ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी तत्संबंधित बात किए। अब चलते हैं कुछ इस टॉपिक से महत्वपूर्ण 15-20 क्वेश्चन और हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उस पर आइए। तो ये है, आप देख रहे हैं, जैसे कभी भी आपका ये आ जाए, ये चीज़ आ जाए कि तरंग के समान ऊर्जा। अब जैसे जो तरंगे होती हैं उनमें जो संचरण होता है वो किस चीज़ का संचरण होता है, ये पूछ दे तो जो ध्वनि तरंग, जो कोई भी तरंग हो उसमें किस चीज़ का संचरण होता है? तो उसमें ऊर्जा का संचरण होता है। यानी जो वेव है वो एक तरीके वेव है तो वो एनर्जी है। वेव का मतलब एनर्जी, यानी तरंग के साथ ऊर्जा का संचरण होता है। अब जैसे एक बार की यह प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आया कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल क्या है। तो देखिए आवर्तकाल का मतलब ये होता है कि एक दोलन करने में, जैसे कोई वस्तु है दोलन करने वाली, ये वस्तु है दोलन करने वाली है, तो एक दोलन करने में इसको जो समय लगता है वही इसका दोलन काल कहलाएगा या इसी को कहेंगे आवर्तकाल। तो सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकेंड होता है। इसके बाद है, अब आपको कुछ जानना है तरंग दैर्ध्य। देखिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है? जैसे ये कोई तरंग है, यहाँ से यहाँ तक ये कोई तरंग है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? जैसे ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, तो जो स्ट्रिंगों के बीच की दूरी है वही तरंग दैर्ध्य है। तो तरंग दैर्ध्य जो होती है या गर्त के बीच, यानी एक ये यहाँ पे और ये यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी भी आपकी तरंग दैर्ध्य होगी। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक लैम्डा होता है और तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो है वो मतलब मीटर होता है। चूँकि दूरी है, तरंग दैर्ध्य एक दूरी है, तरंग दैर्ध्य एक दूरी है, तो इसलिए तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है। आवर्तकाल है, आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होता है, कई बार पूछा गया। फिर इसके बाद आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। तरंग की चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है।
फिर कहता है निर्वात। अच्छा, अब ऐसे आता है कि कौन ऐसी तरंग है जो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो ध्वनि एक ऐसी तरंग है जिसका निर्वात में संचरण नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक यांत्रिक तरंग है, वो एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अगर वही तरंग जो है आपकी निर्वात में संचरित हो सकती है, शून्य स्थान पर संचरित हो सकती है, वो सारी की सारी कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये किरणें आपकी जो है संचरित हो सकती हैं निर्वात में, बाकी ये नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला है वो ये है कि जैव रहित। अब कहता है जैव पद्धति में जिसके पराश्रव्यों का ध्यान देंगे, यानी जैव पद्धति में पराश्रव्य तरंग का जो उपयोग होता है वो कहाँ पे होता है। तो आपको पता है जो हम सोनोग्राफी कराते हैं यानी अल्ट्रासाउंड में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, यानी ये कह रहा है कि जैव पद्धति में जिसमें पराश्रव्य का प्रयोग होता है, यानी ऐसी जैव पद्धति, यानी जीवों की जो, यानी जैव पद्धति का मतलब जैसे आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया और गुर्दा हो गया, या आपका जो है मतलब आमाशय के लिए सारे जो अंतरांग हैं इनकी सोनोग्राफी हम कराते हैं। तो उस सोनोग्राफी में कौन सी रेज होती है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पराश्रव्य। आइए, हृदय में जो स्कंदन होता है, जो हमारा हृदय पंप करता है, उसके अंदर जो पंप के समय जो हार्ट बीट होती है, जो हृदय में जो स्कंदन होता है, जो कंपन होता है, वो कौन सी तरंग होती है, पराश्रव्य अपश्रव्य की कौन। तो आप बताएंगे वो हमारे कानों को हार्ट की बीट सुनाई नहीं देती, हृदय का कंपन सुनाई नहीं देता, तो वो अपश्रव्य तरंग है। ध्यान में रखना है आपको कि वो अपश्रव्य तरंग है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, समुद्र में डूबी हुई, अगर कोई समुद्र में डूबी हुई वस्तु है उसका पता लगाने वाले यंत्र का क्या नाम है, तो उस यंत्र का नाम है सोनार। उसका शॉर्टकट नाम है सोनार। सोनार का मतलब क्या होता है, साउंड नेविगेशन। देखिए, साउंड इसका मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी सोनार। यानी समुद्र में अगर कोई डूबी हुई वस्तु है उसका पता लगाना है, तो आपको पता है कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम एक अल्ट्रावायलेट रेज भेजते हैं, पराश्रव्य तरंगों को भेज के ही पता लगाएंगे। तो वो, लेकिन उसका नाम क्या होता है, उस यंत्र का नाम सोनार है, जिसके द्वारा किसी समुद्र में डूबी वस्तु का पता, जैसे कोई समुद्र में जलयान डूब गया और वो समुद्र की तली में चला गया, उसका पता कैसे लगाएंगे, तो वही अल्ट्रावायलेट रेज भेज करके, यानी सोनार यंत्र के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, गाल्टन सीटी का कार्य क्या होता है। जैसे गाल्टन सीटी देखा जाए तो गाल्टन सीटी जो उत्पन्न की जाती है वो एक पराश्रव्य तरंग है जो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती है, लेकिन कुत्तों के प्रशिक्षण में इस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो गाल्टन सीटी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। तो प्रशिक्षित कुत्तों को प्रशिक्षण संकेत देने के लिए। देखिए, दीर्घ तरंगें, यानी जो दीर्घ तरंगें होती हैं, ये दीर्घ तरंगें जो है किस मंडल में व्यवस्थित होती हैं, प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। तो जो दीर्घ तरंगें होती हैं यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ये आयन मंडल में होती है। ये आयन मंडल में दीर्घ तरंगें जो है होती हैं। इन्हीं आयन मंडल में दीर्घ तरंगों के द्वारा, यानी जो दूर संचार प्रणाली है वो इसी आयन मंडल में जो है छोड़ दी जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो है, अब आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद है हमारा जो है कि यहाँ पे है बेतार का तार, यानी किस तरंग को हम बेतार का तार बोलते हैं, यानी बेतार का तार किन तरंगों को कहा जाता है। तो वो तरंग है आपकी जो है वायरलेस तरंग है, वो बेतार का तार जो है वायरलेस तरंग को कहा जाता है। जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है। जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं, यानी जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। सीटी स्कैन के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो सीटी स्कैन के लिए एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। फिर ध्वनि का वेग जो होता है, ध्वनि का वेग किस में ज़्यादा होगा, तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि ध्वनि का वेग किस में सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको पता है कि ध्वनि का वेग जो सर्वाधिक होता है वो आपसे पूछेगा कि वायु में होता है कि द्रव में होता है कि धातु में। सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग धातु में होता है, आपको पता है। टेलीकास्ट से क्या आशय है, तो टेलीकास्ट में क्या होता है कि समाचार एवं सूचनाओं को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना होता है, यानी समाचार एवं सूचनाओं को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना ही टेलीकास्ट कहलाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। और देखिए, प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो प्रतिध्वनि जो हम होती है, जो जिसको आपने कहा कि प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि हमारी ध्वनि किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस आती है। तो जो
प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। जो ध्वनि का परावर्तन है वो प्रतिध्वनि का कारण होता है। फिर आगे बोल रहा है कि यदि दो आदमी चंद्रमा पर बात करते हैं, देखिए अगर चंद्रमा पे दो आदमी बात करेंगे तो उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पे बात करेंगे, देखिए उन जगहों पे जहाँ पे निर्वात है, तो जहाँ पे निर्वात मौजूद होगा तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, और जहाँ माध्यम नहीं रहेगा वहाँ पे हमारी ध्वनि एक दूसरे को सुनाई नहीं दे पाएगी। आगे है कि ध्वनि के मार्ग में रुकावट आने पर ध्वनि, जैसे ध्वनि के मार्ग में कोई अवरोध आ गया तो ध्वनि क्या करती है? अपना मार्ग बदल लेती है। फिर आगे बात हो रही है जैसे एमआरआई मशीन, ये प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कि जो एमआरआई मशीन होती है, जो हमारी जो है एमआरआई मशीन में विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो एमआरआई मशीन होती है उसमें चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है। यानी वो चुंबकीय तरंग कौन होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब देखिए जो डॉक्टर साहब जो स्टेथोस्कोप में, जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है जिसके द्वारा डॉक्टर हार्ट बीट का पता लगाते हैं या सीने की धड़कन का पता लगाते हैं, तो उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। लेकिन वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। यानी ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। कहता है जब सितार एवं बांसुरी पर एक ही स्वर बजे, जैसे जब सितार एवं बांसुरी दोनों पे एक ही स्वर बज रहा है तो उत्पन्न ध्वनि का भेद कैसे पता चलेगा? हम कैसे भेद कर पाएंगे कि ये सितार की ध्वनि है और ये जो है बांसुरी की ध्वनि है? तो वो भेद पता चलता है हमारा जो है ध्वनि की गुणता। देखिए मैंने बताया था कि ध्वनि के हमारे 3 लक्षण होते हैं। एक तीव्रता होता है, हमारी तीव्रता आयाम पे डिपेंड करती है, तारत्व आवृत्ति पे डिपेंड करता है, और गुणता के द्वारा हम इन दोनों में भेद करते हैं। तीव्रता और तारत्व में यानी गुणता के द्वारा ही हमें पता चलता, अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं, अगर आप तीव्रता भी सेम है, तारत्व भी सेम है, तो ऐसे हालात में हमें जो है गुणता के द्वारा ही ध्वनि में भेद करने को मिलता है। यानी हम ध्वनि में भेद कर पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये है कि महिलाओं की आवाज़ तीव्र होती है या सुरीली होने का कारण क्या है? तारत्व की वजह से। आगे कहता है कि ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर, जैसे जो ध्वनि का तारत्व होता है मैं वहाँ बता चुका हूँ कि ध्वनि का तारत्व किस पे डिपेंड करता है? आवृत्ति पे। और देखिए प्रसिद्ध बिग बैंग की जो थियरी है, यानी प्रसिद्ध बिग बैंग का जो सिद्धांत है वो किस पे डिपेंड है? तो डॉपलर प्रभाव पे डिपेंड है। यह पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा तरंग शून्य में संचरण, देखिए कौन ऐसी तरंग है जो शून्य में भी संचरित हो सकती है? तो वो शून्य में संचरित होने वाली जो तरंग है उसका नाम है आपका जो है, शून्य में संचरित होने वाली तरंग जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। महिलाओं की आवाज़ तीव्र होती है, यह किस वजह से? महिलाओं की पिच अधिक होती है। अब आता है परीक्षा में महिलाओं की पिच कम होती है, महिलाओं की पिच माने तारत्व, पिच माने तारत्व, यानी महिलाओं की ध्वनि का तारत्व ऊंचा होता है, इसीलिए उनकी आवाज़ तीव्र होती है। यानी पिच की वजह से, यानी महिलाओं की आवाज़ का पिच अधिक होता है, पिच कम होता है। ऐसे कई ऑप्शन देंगे तो आप बताएंगे। फिर लिख रहा है किस तार की ध्वनि, अब कह रहा है मतलब किस स्तर की ध्वनि ज़्यादा खतरनाक होती है? तो आपको बता चुके कि जो 85 डेसिबल से पार की जो ध्वनि होती है वो बहुत अधिक खतरनाक होती है। तो इस तरीके से मैं आज आपको जो है तरंग गति एवं ध्वनि से संबंधित जो ये पूरा टॉपिक था, यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक आए हुए थे, मैंने पूरा प्रयास किया कि वो चीज़ आपके पास जो है जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और साथ में हमारे जो है YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 को सब्सक्राइब भी करिए। अगर कोई चीज़ इसमें न समझ में आई हो या कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट भी करें, ताकि हम अगले वीडियो में आपको इससे बड़ा वीडियो लेके आना है कि इससे छोटा लाना है, कि इसमें क्या सुधार करना है, कमी, इसके ऊपर हम अपने आप को जो है सुधार कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।